राम जी की अंगूठी उन्होंने ज़मीन में डाली और हनुमान जी हाँ। अंदर गए, कभी आपने सोचा है कि अंगूठी क्यों डाली और अंगूठियों का ढेर क्यों लगा हुआ था? क्योंकि हमारी कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जिसके अंदर एक बात भी, एक शब्द भी बिना इंटेंशन के लिख दिया हो, तो क्यों बोला कि अंगूठी उतारी और अंगूठी ज़मीन के अंदर डाल दी? इसका मतलब ये है कि जो आपके आभूषण है, जो अंगूठी है, वो इट इज़ सिंबॉलिक, कि जो आपके आभूषण हैं वो रह जाएंगे, बंदा ख़त्म हो जाएगा। हर युग में श्री राम आते हैं, उनकी अंगूठी यहीं रह जाती है, राम चले जाते हैं। तो वैसे ही सारी क्लैन्स, जो हारी हुई क्लैन्स थी, वो अलग अलग डायरेक्शंस में गई और अलग अलग जगहों पे वो बस गई। उनमें से एक क्लैन थी अलीना। तो अलीना क्लैन जो थी वो प्रेजेंट डे ग्रीस के पास जाकर वहाँ जाके बस गई। तो ये अलीना क्लैन के लोग धीरे 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 हेलेनिक हेलेनिक क्लैन बन गए। इसको हम हेलेनिक पीपल बोलने लगे। तो अब दाऊस पित्र के पुत्र हुए इंद्र, जो अभी इंद्र हैं। तो उनके पास जो इंद्र की शक्तियां हैं वो है कि उनके पास बिजली की शक्ति है, उनके पास एक वज्र है। ज़्यूस है, ज़्यूस के पास भी थंडर, ही इज़ अ थंडर गॉड, और उनके पास भी एक ऐसा हैमर जैसा एक उनके पास अपना औजार है जिससे वो ये अपनी वील्ड करते हैं पावर सारी की सारी। कि जो इनका हेडीज़ है वो हमारे यमराज हैं। हेडीज़ के पास एक कुत्ता है जिसके 3 सर हैं। हमारे यमराज के पास 2 कुत्ते हैं, एक का नाम है शर्वरा, एक का नाम है श्यामा। और जो हेडीज़ का कुत्ता है उसका नाम है सरबरस। तो शर्वरा और सरबरस ये भी एक थोड़ी सी ऑल्टर करके फोनेटिकली बहुत सिमिलर है। जब रोमन्स ने हमला किया ग्रीक्स के ऊपर और उनका कल्चर ख़त्म किया, उनको ख़त्म किया, उन पर राज करना शुरू किया, तो उन्होंने हेडीज़ का नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया प्लूटो। ओके। तो प्लूटो को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यम ग्रह। अच्छा। तो कहानी वही है, हम उसको यम कहते हैं, फिर वो हेडीज़ बना, फिर वो हेडीज़ का प्लूटो बना, और हम प्लूटो को यम ही कहते हैं बेसिकली। जो उनके समुद्र देवता हैं ग्रीक्स के, उनका नाम है पोसाइडन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पोसाइडन, जब रोमन्स ने हमला कर दिया ग्रीक्स के ऊपर, तो जो पोसाइडन था उसका नाम चेंज करके बना दिया नेपट्यून। और हम नेपट्यून को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वरुण। अच्छा। तो हमारा जो समुद्र देवता है वो वरुण है, वरुण देव। अब मैं बैठ के अपना कुछ लैपटॉप पे काम कर रहा था, मुझे लगा कि अब काम करने का मन नहीं भी कर रहा और सोने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं, अच्छा पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था, मैं चौकड़ी मार के सोफे पे बैठ गया आंखें बंद करके। 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद करके बैठा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से। घंटी बजी, मैं दरवाज़ा खोला, अब शाम के 7:30 बज रहे, वो 5 बजे गए थे। मैं दरवाज़ा खोला, वो दोनों अपनी शॉपिंग करके वापस आ गए। तो मैंने कहा कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तो 5 मिनट ये सामान। तो उसने कहा भाई बाहर देखिए ज़रा। तो सूरज ढल चुका था, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। तो मुझे बड़े मज़े आए, मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको क्रॉस कर लोगे, आपकी बॉडी सॉर्ट ऑफ पैरालाइज हो जाएगी, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ताकि तुम अपने ड्रीम्स को एक्ट आउट ना करने लगो। ओके। कि अगर सपने में तुम किसी का मर्डर कर रहे हो तो उठ के असली में ना मारो किसी को, इसलिए बॉडी पैरालाइज हो जाती है कि तुम बस जियो बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। इतना ज़रूर बताए कि इसी को योग निद्रा कहते हैं, कि अगर आप कॉन्शियसली सो रहे हो और आप जागे भी हो और आप सो भी रहे हो, कि शरीर पूरा आराम कर रहा है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन, पूरा फिजिकल बॉडी आराम कर रहा है, बट आप जागे हुए हो। और नमस्कार परीक्षित भाई, क्या हाल चाल है? नमस्ते मयंक भाई, एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया मैं दुबई से, और अभी दोस्तों से मिल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। कैचिंग अप हो रही है। हाँ, अभी ऐसा है कि दिल्ली की सड़कें बहुत मिस करी वहाँ पे, और दिल्ली का ट्रैफिक मिस किया, दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों से आने वाली अजान को मिस किया। अच्छा। वहाँ भी, वैसे वहाँ पर भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, बट सरप्राइजिंगली उतनी लाउड नहीं है। अच्छा। होनी चाहिए। आई थिंक इट वर्क्स एज अ ग्रेट अलार्म। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो अजान से आप उठ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, इट डजेंट मैटर आप 12 बजे भी सोए हो तो।
या 1 बजे सोए हो तो 4 बजे आपको उठ जाना चाहिए। बट वहाँ लाउड नहीं है अजान। नहीं, उतना लाउड नहीं। चलो अच्छा आता है। और तो यार पहले तो मैं थोड़ा, वैसे तो मैं इंट्रो देता नहीं ज़्यादा अपने चैनल पे क्योंकि आई एम रियली नॉट गुड एट इट, बट स्टिल आई विल ट्राई। तो आई केम अक्रॉस योर इंस्टा हैंडल सम टाइम बैक, तो वी बिन प्लानिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एज वेल। तो बहुत ज़बरदस्त एनेक्डोट्स देते हो यार आप, मतलब आपका जो शॉर्ट्स जो आपके रील्स हैं वो एक तो काफ़ी वायरल भी हुए हैं, और उसमें जो आप सिमिलैरिटीज़ बताते हो विद इन, like similarities with the Greek culture and Indian culture, similarities between Egypt's civilization and Indian civilization. तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको कैसे नॉलेज हुई, कैसे आपका इंट्रीग जागा, इसके बारे में मेरे को पहले थोड़ा सा बताओ, एंड देन वी कैन टेक द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम देयर। सो मैं बेसिकली एडवर्टाइज़र हूँ। मैंने अपना करियर एज एन एडवर्टाइज़र स्टार्ट किया, बट मुझे हमेशा से शौक था कि मैं अलग अलग स्किल्स वगैरह इकट्ठे करता रहूँ, कि थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, थोड़ी वीडियो एडिटिंग सीख ली, और ये सब मैं करता रहता था क्योंकि मुझे क्रिएट करने में बड़ी खुशी मिलती है। स्कूल टाइम पर भी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और स्कल्पचरिंग, क्ले मॉडलिंग वगैरह करता था। तो काफ़ी साल हो गए, 10 साल मैंने बिताए, मैंने एक एक स्किल करके पिक कर लिया। अब आपने पूछा कि मैं ये कनेक्शंस कहाँ से बनाता हूँ, नॉलेज कहाँ से आई, तो मेरा अपना कुछ नहीं है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। ये सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, और पता नहीं किसने कहा था कि क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, बट इट्स ऑल्सो अबाउट आइडेंटिफाइंग द डॉट्स। सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई व्हाट द डॉट्स आर एंड देन यू कनेक्ट देम, और फिर वो स्टोरी बन जाती है। क्योंकि मुझे मज़ा आता है इन डेप्थ रिसर्च करने में, चीज़ें देखने में कि ये कहाँ से निकला। तो मैं But then while identifying the dots, there's a fair chance that you might get criticized for wrongly interpreting certain elements. तो विच इज़ फाइन, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरे से असहमत हो सकते हैं, आप मुझे गाली निकाल सकते हैं, आपको बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में दबा के गालियाँ निकालिए। मयंक भाई बहुत बढ़िया हैं, आप मुझे दबा के गालियाँ निकालें, नो प्रॉब्लम, उससे हमारा फ़ायदा होगा। अरे नहीं, मेरी जितनी जो ऑडियंस है जितनी भी बड़ी है समझी सुलझी बड़ी सटीक किस्म की ऑडियंस है, गालियाँ वो नहीं निकालते हैं, बट हाँ जो उनके व्यंग जो हैं वो चुभ सकते हैं कभी। पर मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ कि अगर आप गाली देना चाहें तो आप दे सकते हैं जितनी मर्जी। हर बंदा 5-5, 6-6 कमेंट में गाली दे सकता है। बेसिकली यूट्यूब को पता नहीं चलता कि आप गाली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उसको स्पेशली हिंदी में अगर दे रहे हो, उसको लगता है कि कमेंट्स हैं, एंगेजमेंट है। engagement। सो बेसिकली क्योंकि मैं दुबई में था तो मेरे पास कोई भी फर्स्ट हैंड सोर्स नहीं था जिससे मैं बात करूं, रिसर्च करूं, स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉट्स आइडेंटिफाई करने वाली जो बात है उसके अंदर है कि आपका लेंस एक तरीके का होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, मैं कहता हूँ कि मेरे सर के टॉप से लेके मेरे पैर के नाखून, दाढ़ी के बाल से लेके तो मैं बिल्कुल पूर्णतः भारतीय हूँ। तो मेरा तो लेंस फिक्स्ड है, मैं उसी लेंस से देखता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ लूजली कि इतने 1000 साल पहले, इतने लाख साल पहले, और हम अपने धर्म को कहते हैं सनातन। सनातन मतलब जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, जिसका ना आदि ना अंत। तो जो हम ना आदि ना अंत की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो हमेशा से है। तो ये बोलना बड़ा ही नेचुरल है कि हम सबसे पुराने हैं। अगर हम सबसे पुराने हैं, हम सिविलाइजेशन हमने अपनी बनाई है, इंडस वैली का हो या जो भी उसको बोलो, हमने वो बनाई है। मेरे हिसाब से इंडस वैली काफ़ी रीसेंट है, उससे पहले से हमारा चलता आ रहा है। तो अगर इतने सालों से हमारा है तो ऑब्वियसली हमारा कुछ कनेक्शंस रहे होंगे पूरे वर्ल्ड के साथ, हमारा ट्रेड रहा होगा, हमारे पास शिप्स हैं, हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर शिप्स बनाने के, एयरक्राफ्ट्स बनाने के भी काफ़ी सारी डिटेल्स उसके अंदर दी हुई हैं। तो हो सकता है कि वो सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स यूज़ करते हो और जाते हो अलग अलग जगह पे। जैसे हम विमान शब्द यूज़ करते हैं, तो विमान शब्द का अर्थ है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवर्स करवाए, लेकर जाए। तो विमान प्लेन भी हो सकता है, बट मंदिर के शिखर को भी विमान कहते हैं कि वो भी आपको कहीं लेकर जाएगा। रियली? हाँ। तो जो मंदिर का जो डोम होता है, हाँ, ऊपर जो का, ऐसे ऐसे करके बना होता है ना, हाँ, तो उसको भी विमान कहते हैं। तो बहुत ही प्रिसाइज ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है वो, उस तरीके से उसको बनाया जाता है।
तो वो भी आपको कहीं लेकर जाती है कि अब हमारे हिसाब से वो ईश्वर के पास लेके जाती है, देवता के पास लेकर जाती है, जिसका भी वो मंदिर है वहाँ लेकर जाती है। तो वैसे विमान है, तो हमारे पास शिप्स थी। तो उस तरीके से हम ट्रैवल कर रहे थे, हम ट्रेड कर रहे थे। ऑब्वियसली पूरी दुनिया को कपड़ा हमने दिया, खाना हमने दिया, आर्किटेक्चर हमने दिया, स्पिरिचुअलिटी हमने दी, कल्चर हमने दिया, सब कुछ। इसलिए हम अपने आप को कहते हैं आर्य। आर्य का मतलब अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, अ वेल कल्चर्ड पर्सन। और बाकी जो हैं उनको हम कहते हैं अनार्य। और एक स्पेसिफिक, अगर तुम बिल्कुल ही नीचे गिर जाओ तो उनको कहते हैं मलेच्छ, कि ये मलेच्छ है, कि अनएजुकेटेड और नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट बेसिकली। शैलो टाइप के लोग हैं और इनके अंदर एनिमल टेंडेंसी बड़ी सारी है बेसिकली, उनको मलेच्छ कहते हैं। और अनार्य भी उसको कहा जा सकता है। तो हम अपने आप को आर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कल्चर्ड हैं। हमने म्यूज़िक बनाया, हमने ज्योमेट्री बनाई, हमने मैथमेटिक्स बनाया, एस्ट्रोनॉमी बनाई, ये सारा तामझाम हमने बनाया। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हमारा वर्ल्ड के साथ एक बहुत डीप रूटेड कनेक्शन ना हो। तो ये मेरा लेंस है। अब मैंने लेंस इस्टेब्लिश कर दिया। अब डॉट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हर एक, जो रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा, कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। कल्चर बहुत ही ऑर्गेनिकली ग्रो होता है और उसमें हमारे फोकलोर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो हमारी दादी नानियाँ हमें कहानियाँ सुना रही हैं, जो हमारे दादा हमें कहानियाँ सुना रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हमें बातें बता रहे हैं अपनी पुरानी, उसके अंदर वो सारी कहानियाँ मिक्सड हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुई हैं। वो उनको बताई जाती हैं और वो हमारे तक आती हैं। वही हमारा कल्चर डेवलप करती हैं। और जितने भी कल्चर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे अभी एक कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, शायद मिस इंडिया थी, किसी ऐसे बड़े सारे मिस इंडिया बनाते हैं ना, तो ऐसे एक वो मिस इंडिया थी। उन्होंने रीच आउट किया कि बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है और ये वो। और उन्होंने कहा कि देखो, जो हमारी रोटी है, चपाती जैसे हम कहते हैं, वो अरब वर्ल्ड में भी खाई जाती है और मिडल ईस्ट वगैरह में। वो कहती है नॉर्थ पोल तक वो खाई जाती है बेसिकली। नॉर्थ पोल या साउथ पोल, गलती है इसके अंदर, जो भी करेक्ट कर सकते हैं, कि एस्किमोज भी रोटी की एक फॉर्म खाते हैं। तो रोटी एज इन बनाते, जैसे हम जिस तरह से रोटी बनाते हैं वो भी फ्लैट ब्रेड फ्लैट। तो वैसी एक रोटी वो भी खाते हैं। तो उनका पॉइंट ये था कि कनेक्शंस, तुम वर्ल्ड में कनेक्शंस ढूंढ रहे हो, तो ये भी एक कनेक्शन है कि हम सब रोटी से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम सब रोटी से तो हम जुड़े हुए हैं इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एक मार्केट इकोनॉमी वर्ल्ड है हमारा, तो हम रोटी से तो हम सब जुड़े ही हुए हैं। बट इस पर्टिकुलर टाइप की रोटी, जिसको हम अगर मेक्सिको में चले जाएं तो उसको टॉर्टिया भी कह सकते हैं, कि हमारा रोटी और पापड़ के बीच का कुछ, या हम खाकरा भी कह सकते हैं उसे। तो मैक्सिकन कुजीन तो वैसे भी इट्स वेरी फेमस फॉर, लाइक यू कैन see that similarities between Mexican and Indian cuisine, right? काफ़ी सिमिलर है। स्पाइसेस के हिसाब से भी वो लोग बहुत स्पाइसेस यूज़ करते हैं, हम भी स्पाइसेस यूज़ करते हैं। जिस तरीके का खाना वो खाते हैं या प्रेफर करते हैं खाना, मुझे लग रहा है काफ़ी वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स विद द सेम थिंग्स दैट वी ईट, राइट? 100%। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो एक जगह है ग्वाटेमाला, ठीक है, और मेक्सिको के अंदर भी बड़े सारे एंशिएंट पिरामिड्स वगैरह हमें मिले। तो ग्वाटेमाला के अंदर भी हमें मिले, आसपास का ही एरिया है। तो अब ग्वाटेमाला के अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें एक केक्ची माया करके एक एथनिक ग्रुप है। उनके साथ अभी भारतीय कुछ डिप्लोमैट्स वगैरह के साथ उनकी एक मीटिंग भी हुई थी, बेसिकली कुछ साल पहले की बात है। वहाँ अगर वो बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हैं नागा, भारतीय नागा, और 20,000 साल पहले वो इधर आए थे साउथ अमेरिका में। और हम ये जो मंदिर जो अब तुम पिरामिड देख रहे हो, सब हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। और वो भी बड़े सारे देवी देवताओं को मानते हैं। और जो छोटे छोटे देवी देवता हैं, वो बड़े जो देवी देवता हैं, जैसे हमारे अंदर ट्रिनिटी हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, और फिर नीचे छोटे छोटे डेमी गॉड्स वगैरह जो हैं, गॉड सही वर्ड नहीं है, बट जो भी हमारे देवता हैं, तो वैसे उनके भी बड़े सारे देवता हैं, देवियां हैं, और वो प्रिंसिपल गॉड्स भी हैं जो उनसे बड़े वाले भी हैं, वैसा भी है। और उनका कल्चर भी हमारे साथ बहुत मिलता जुलता है। एक मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिल्कुल दुनिया की दूसरी तरफ, कि अगर इंडिया से होल ड्रिल करें तो वहाँ तक पहुँचेगा।
बिल्कुल ये दूसरी तरह, हाँ, अपना साउथ Guatemala, अमेरिका में, साउथ है ना? अमेरिका में, हाँ, क्योंकि आई थिंक मैंने भी ऐसा Mexico कुछ सुना side था, में। बिकॉज देयर टेम्पल्स डिपिक्ट सम स्टैचूज और पेंटिंग्स ऑफ मंकीज एज वेल, राइट? तो ऐसा आई थिंक माना जाता है या कहा भी गया है कि जो आप स्फेयर में अपनी अर्थ को देखोगे तो एट वन पॉइंट यू हैव इंडिया एंड देन राइट अक्रॉस इट ऑन द ऑपोजिट साइड वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं। तो जब जो कहानी है जिसमें हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं, तो एक्चुअली दैट पाताल लोक इज आई थिंक द सेम, आई मीन लॉजिकली मैं कुछ क्लेम तो ऐसा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बट कहा जाता है कि वो एक्चुअली ट्रैवर्स करते हैं विद इन लाइक from the core of earth and he goes to the other end of the earth and the other end is actually South America. हाँ, बट मैं बेसिकली मैं क्यों हनुमान जी को ये क्रेडिट नहीं देना चाहता, उसके पीछे ये रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि जो बाकी हमारे लोग हैं, नॉर्मल पीपल, जिन्होंने, अब हनुमान जी के पास तो अष्ट सिद्धियाँ थी और नवनिधियाँ थी, तो ही वॉज वो तो सुपर हीरो हैं, बट जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल जो हैं, वो तो शिप बना सकते हैं, तो शिप पे भी जा सकते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि हनुमान जी खोद के गए, मैं कह रहा हूँ लोग शिप पे गए, क्योंकि लोग शिप से ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंचे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में जो हम आज ऑस्ट्रेलियंस देखते हैं, हाँ, अब एबोरिजिनल उनको एक अलग चीज़ दे दी, और या नेटिव अमेरिकन को रेड इंडियंस बोल के कुछ अलग बना दिया, बट वो वहाँ के मूल निवासी हैं। एबोरिजिनल का मतलब है मूल निवासी, जो वहाँ पर हमेशा से रहते थे। तो 300 साल 200-300 साल पहले आए अंग्रेज, जो वहाँ पे गोरे अभी ऑस्ट्रेलियंस हमें नज़र आते हैं, उनके अंदर भारतीय डीएनए है, एबोरिजिनल्स के अंदर। अब ऐसी एक ऐसे लोगों का समाज जो बिल्कुल इतनी दूर है, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, और उनके अंदर हमारा डीएनए है, कल्चरल सिमिलैरिटी ज़ीरो है, बट डीएनए के अंदर है। इसका मतलब हुआ कि लोग यहाँ से गए, उन्होंने वहाँ शादियाँ करी, बच्चे पैदा करें, अपना कल्चर नहीं थोपा किसी के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट बताती है, क्योंकि अगर हम ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हैं, अगर हम शिप बना के वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो तो यहाँ नहीं आए ना, हम वहाँ पहुँचे, ये सब हम कर भी रहे हैं, उसके बाद भी हम अपना कल्चर उसके ऊपर नहीं थोप रहे हैं, जैसा वो है हम वहाँ पे वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा सनातन है, वो कहते हैं कि जहाँ पर रहो वहाँ का खाओ और वैसे ही हो जाओ, बेसिकली एसिमिलेट हो जाओ। करेक्ट। आयुर्वेद के अंदर भी शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि जो तुम्हारे जहाँ पर भी तुम रह रहे हो उसके 50 किलोमीटर के अंदर जो कुछ भी उगता है, तुम्हें मैक्सिमम फूड कंजम्पशन वहाँ से करनी चाहिए। और इसीलिए जो पुराने बड़े बूढ़े होते थे, कुछ क्लेम नहीं कर रहा मैं, एक बात बोल रहा हूँ, कि अगर चोट लग जाती थी तो कई लोग ऐसे मिट्टी लगा देते थे उसके ऊपर, और या फिर अगर कोई जंगल में सांप वगैरह ने काट लिया, तो वहीं पे ही पास में, हमेशा आपने मूवी में भी देखा होगा, हाँ, कोई औषधि वहाँ पर आपको मिलेगी, आप 2 पत्ते पकड़ोगे, एक जड़ निकालोगे, आसपास ही मिलेगी हमेशा, और उसको आप पीस के उसके ऊपर लगा दोगे, चोट ठीक हो जाएगी, जहर उतर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई वायरस आया, तो WBCs वहीं मिलेंगे आपको, आसपास के एरियाज़ में ही मिलेंगे। अगर गुड़गांव में कोई क्राइम होता है तो आप गुड़गांव पुलिस को बुलाओगे, वो पंजाब पुलिस नहीं आएगी वहाँ से, करेक्ट। उसी तरीके से जो अर्थ, क्योंकि ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी पृथ्वी है, हम इसको धरती माँ भी बोलते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये जीवंत है, जिंदा है। हम खोद के अंदर से सोना निकाल रहे हैं, इट्स मोर लाइक कि मैं अपना हाथ खोद के अपनी हड्डी निकाल के बेच रहा हूँ बेसिकली, बट दैट्स फाइन। मतलब ये हमारा पूरा शरीर मिट्टी ही है बेसिकली, खाना खा के हम इतने बड़े हो गए, मरने के बाद दोबारा मिट्टी हो जाएगा। तो जो जहाँ पर भी हम रहते हैं उसके 50 किलोमीटर के अंदर हमें खाना खाना है, और वहीं का ही कल्चर, हवा की कैसी आवाज़ है, वहाँ पर कब बारिश होती है, वहाँ के खेत खलियान कैसे हैं, क्या उगता है, किस तरीके के पेड़ हैं, कौन से जानवर हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको अगर डोमेस्टिकेट करना है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो सब देखना, वहाँ एसिमिलेट होना, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाना, ये हमारा कल्चर है और यही सनातन है, इसलिए हमेशा से हमेशा तक चलता है। इंटरेस्टिंगली उसी टाइम जो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड डॉग है, डिंगो, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड डॉग डिंगो, इंडिया का जो डोमेस्टिकेटेड कुत्ता है परिया, वो दोनों सेम है,
वो दोनों दिखते सेम है, उनकी बिल्ड सेम है, उनके कान सेम है, आंखें सेम है, उनका बिहेवियर सेम है, एवरीथिंग इज़ द सेम। और वो लगभग 4200-4500 साल पहले उनका जो अर्लीस्ट फॉसिल हमें डिंगो का मिला है वो 4200-4500 साल पहले का है। जो डीएनए के अंदर भारतीय सिग्नेचर है एबोरिजिनल्स के, वो भी 4200-4500 साल पुराना ही है। तो एबोरिजिनल्स का जो डीएनए है वो 100% इंडियन है या नहीं, समवॉट उसके अंदर मिक्सिंग है। मिक्सिंग है? तो बेसिकली हाइपोथेसिस ये है कि 4500 साल पहले 4500 ईयर्स अगो लोग अपने बनाए हुए जहाज़ों में बैठे, उन्होंने अपने पेट डॉग साथ में लिए, क्योंकि हमारे भारतीय कल्चर में कुत्तों का बहुत, अंग्रेज तो अब डॉग लवर्स बने, हमारे तो भगवान भी जो हैं वो भी कुत्ता लेकर ही चलते हैं। तो वो अपने कुत्तों को लेकर वहाँ चले गए और वही वहाँ का वाइल्ड डॉग बना बेसिकली। तो हम अपना कुत्ता वहाँ छोड़ कर आए और हम अपना डीएनए वहाँ छोड़ कर आए। और आज अगर हम देखें तो हमें ऐसा बताया जाता है कि हमारे जो पूरा हिस्ट्री है वो 300 साल पुरानी है बेसिकली, या 1000 साल पुरानी है। एंड इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिजास्टर्स कि एक आया उसने लूटा, दूसरा आया उसने लूटा, इसने राज किया, उसने राज किया। और फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ, सॉरी। अरे कर लो। तो हमें यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि लोग आते रहे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला करता रहा, हम पिटते रहे और हम पे राज करते रहे और ये सब हो गया। बट पूछने वाली बात ये है कि कभी झुग्गी में चोरी क्यों नहीं होती? हमेशा कोठी में चोरी क्यों होती है? कोठी में चोरी इसलिए होती है क्योंकि कोठी में पैसा होता है, वहाँ पर उनके पास जो भी अप्लायंसेस वगैरह हैं, देयर इज सम वैल्यू, सम वेल्थ देयर। तो अगर लोग हम इतने ही गए गुजरे दबे कुचले, इतने ही नकारत हैं हम, तो लोग यहाँ क्यों आ रहे थे? लूटने के लिए, लूटने के लिए आ रहे थे। वी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, कि हमारे पास वेल्थ हमने अक्यूमुलेट की। तो वो राइट क्या था? वो राइट था कि हम दबा के सामान बनाते थे और दबा के एक्सपोर्ट करते थे। हमारा कपड़ा बेस्ट, सैकड़ों तरीके की वीव्स है। जैसे अभी तो हम प्रिंटिंग की बात करते हैं कि कपड़ा बना दिया, उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, जैसे आपने शर्ट पहनी है, प्रिंटिंग है। बट वीव हो गया कि उसने जब कपड़ा बुना, बुनने के अंदर उसने डिज़ाइन बनाया। आई थिंक ये आई वॉज डूइंग अ पॉडकास्ट विद जयवर्धन, जय ऑल्सो मैंशनड कि जो व्हेन यू गो टू द वेस्टर्न फ्रंट्स ऑफ इंडिया और उससे आगे जाते हो तो जो ग्रीक सिविलाइजेशंस हैं, they were not accustomed to all these fabrics like cotton and all, तो हम लोगों ने ही शुरू किया आई थिंक। तो वो लोग भी उनके जो ग्रीक के जितना भी सिविलाइजेशन थी या जो जितनी उनकी बाउंड्रीज थी उनके अंदर, या जो अपना पर्शियन एम्पायर है उनमें जो इंडियन सोल्जर्स थे ना वो लोग डिस्टिंक्ट दिखते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक तो लड़ने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, दैट कुड बी एन आर्ग्यूमेंट, बट सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट फीचर उनमें ये था कि उन लोगों की जो पोशाक होती थी वो सबसे अलग होती थी, क्योंकि वो लोग कपड़े अपने स्टाइल में अलग पहनते थे। तो ये तो एक फैक्टर है कि टेक्सटाइल का या कपड़ों का तो एक्सपोर्टर तो रहा होगा इंडिया एट सम पॉइंट बहुत बड़ा। और एक दो हमारे सिद्ध ऋषि मुनि थे, उनके बीच में डिबेट हो रही थी, अब नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उनके बीच में डिबेट हो रही थी और डिबेट में एक ऋषि ने दूसरे से पूछा कि सबसे उत्तम फूल कौन सा है? उत्तम मतलब बेस्ट। सबसे उत्तम फूल कौन सा है? तो किसी ने कहा कि कमल का फूल, कि वो हमारा जो एनलाइटनमेंट बताता है। किसी ने कहा गुलाब का फूल, किसी ने कहा गेंदे का फूल, वो उसका हार बनता है, भगवान के गले में डालते हैं। और ऐसे तरीके तरीके के फूल सबने बोले, जितने आसपास के बाई स्टैंडर्स थे सबने एक एक फूल बोल दिया। उनका गलत। उसके बाद एक साइड में एक बंदा कपड़े का धान लेकर जा रहा था, तो उसने भी सुना कि डिबेट चल रही है। उसने कहा कि सबसे उत्तम जो फूल है वो है कपास का, कॉटन का फ्लावर। कॉटन कि जो भी आपकी समृद्धि है वो इस कपास के फूल की वजह से है। आपने ये कपास का फूल पहना हुआ है, आपके भगवान ने ये कपास का फूल पहना हुआ, बेसिकली जो भगवान के कपड़े बनाए हैं, और यही कपास के फूल के कपड़े आप एक्सपोर्ट जो कर रहे हो, उसी से आपके पास सारा धन संपत्ति और समृद्धि आ रही है। तो सबसे उत्तम फूल कपास का है। तुमने कहा बिल्कुल बात सही है। तो कपड़ा हंड्रेड्स ऑफ वीव्स। एक अम्मा है इधर, अभी उनको पद्मा अवार्ड भी मिला है असम में। उन्होंने एक कितने मीटर
20-30 मीटर लंबे कपड़े के ऊपर पूरी श्रीमद् भगवत गीता वीव करी है। मतलब वो जो कपड़ा बनाते हैं उसके अंदर संस्कृत के अंदर और असमीज़ के अंदर उन्होंने वो वीव करी है, उनको पद्म अवार्ड मिला है। और एक और किताब है, एक असम का ही है, स्पिरिचुअल बुक है, वो भी उन्होंने पूरी कपड़े के ऊपर वीव करी है। तो ये हमारी डिवोशन भी बताता है, ये हमारा कैलिबर भी बताता है, ये हमारा स्किल भी बताता है, और ये रिचनेस भी बताता है हमारे कल्चर की, कि कपड़ा अगर बनाया तो इतने तरीके का कपड़ा बना दिया कि गिनते गिनते आदमी परेशान हो जाए। खाना बनाया तो इतने तरीके का खाना बना दिया, जितनी वैरायटी भारतीय खाने के अंदर है, जितने फ्लेवर्स भारतीय खाने के अंदर हैं, हाइज और लोज दोनों ही, वो और कहीं नहीं है। हमने आर्किटेक्चर बनाया तो हमने ऐसा आर्किटेक्चर बनाया कि सीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आयरन पिलर्स नहीं है, कोई लेंटर नहीं लगा हुआ, बट हज़ारों साल तक मंदिर खड़ा है वैसे का वैसे ही। बाढ़ आ रही है, मंदिर वैसे ही खड़ा है, तूफान आ रहा है, मंदिर वैसे ही खड़ा है, भूकंप आ रहा है, मंदिर वैसे ही खड़ा है। तो जिस भी चीज़ को भारतीय चेतना ने हाथ लगाया, उसको इतना विस्तृत कर दिया, उसके अंदर इतनी मास्टरी कर दी कि बाकी सब छोड़ो, हमने भगवान बनाया। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अब कह लो भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को बनाया, जो भी हमने भगवान बनाया, तो हमने इतना उसको विस्तृत कर दिया कि शरीर के एक बाल के लिए भी एक अलग डेटी हो सकता है, गार्डन डेटी हो सकता है, कि जो उसको चलाए। जैसे हमारे पंचवायु हमारे शरीर में चल रही है, हमारे जितने भी शरीर हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये अन्नमय कोश और विज्ञानमय कोश, जितने भी हमारे सटल बॉडीज़ हैं, वो सब हमने आइडेंटिफाई कर लिए। हमने सर्जरी कैसे करनी है हमने वो निकाल ली। तो बेसिकली जिस भी चीज़ को हाथ लगाना है उसको पूरा खोलते चले जाना है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट है, कि जो मैं हूँ वो ही ब्रह्मांड है। ये चीज़ एक और हमें देखने कोई को मिलती है। डिस्टिंक्शन नहीं है, करेक्ट, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। मी एंड माय सराउंडिंग्स। करेक्ट। तो जैसे अगर हम देखें कि हम कहते हैं कि भाई बिग बैंग से पूरा ब्रह्मांड बना, फिर इसमें हम कहते हैं कि जो हमारा पहले डेटी थे वो थे रुद्र। रुद्र का मतलब है जो दहाड़े, जो चीखे जोर जोर से। अब कितना मुश्किल है ये देखना कि जब एक छोटा सा शिशु पैदा होता है, पैदा होते सबसे पहले क्या करता है? रोता है। हम बोल रहे हैं रोता है क्योंकि वो रो नहीं रहा है, आंसू थोड़ी निकलते हैं। कभी छोटे से शिशु को रोते हुए देखा, कभी उसके आंसू निकलते हुए देखे? बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के आंसू नहीं निकलते हैं। वो चीख रहा है तुम्हारे ऊपर, वो दहाड़ रहा है। अब जैसे कोई हमारा दोस्त है जो बहुत इरिटेटेड है और वो चिक चिक कर रहा है हर चीज़ के ऊपर, तो यही बोलते हैं ना कि भाई क्यों रो रहा है। हाँ, तो वो जो बच्चा है वो रो नहीं रहा, वो दहाड़ रहा है, क्योंकि वो, और दहाड़ किस में रहा है? वो दहाड़ रहा है आ में, आ वो आ ही करे जा रहा है। और ब्रह्मांड भी हमारा चीखने चिल्लाने से बना है बेसिकली। तो बच्चा आ क्यों कर रहा है? जब हम आ की आवाज़ निकालते हैं ना, तो हमारे ये अब्डोमेन से आवाज़ उठती है, नेवल के पास से, और पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशन होती है। तो जब भी तुम्हें किसी चीज़ का कंट्रोल लेना है तो तुम आ की आवाज़ निकालोगे, जब भी तुम्हें अपने आप को डिसॉल्व करना है तुम की आवाज़ निकालोगे। तो थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, बट इवन ड्यूरिंग इंटीमेट मोमेंट्स, अगर एक कपल जो है वो सेक्स कर रहा है, तो दो तरीके की आवाज़ें प्राइमरीली उसके अंदर आती हैं, एक आ और एक जब भी तुम्हें सेंसेशन एलिवेट करनी है तो तुम आ की साउंड निकालते हो, और जब भी तुम अपने आप को डिसॉल्व कर देना चाहते हो कि यू वांट टू कंप्लीटली सीज टू एग्जिस्ट, तो तुम की आवाज़ निकालते हो। और दोनों ही जो आवाज़ें हैं ये छोटा सा बच्चा भी निकालता है, क्योंकि हमारी इसके अंदर नाद के अंदर भी हमारी बहुत वही है, जिस चीज़ को छू दिया उसमें बहुत विस्तार है। नाद आराधना करके भी एक चीज़ है। तो नाद आराधना के अंदर है हम साउंड्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि कितनी साउंड्स हमारे आसपास चल रही हैं, हज़ारों लाखों तरीके की साउंड्स हैं, बट जब हम ये सारी साउंड्स को शट कर देते हैं, अंदर की साउंड जो अनहद नाद है वो, हाँ, उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक नाद है। भाई वही कहते हैं ना, पता चला गाली वाली पड़ गई, अंदर की वो जो अनहद नाद ही होता है। हाँ, ऐसे कुछ कहते हैं ना, मतलब गाली पड़ गई नहीं। सो मेरा तो भाई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए हमारे पॉडकास्ट के थ्रू से सच बाहर निकलना चाहिए। हाँ, अनहद नादी उसको कहते हैं,
बट अनहद का मतलब है कि अनस्ट्रक साउंड, दो चीज़ों के मिलने से आवाज़ नहीं आई, वो अच्छा। आवाज़ है जो चल रही है। अच्छा। तो वो आवाज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे एक्सपीरियंस में, वो रुद्र के दहाड़ने से ही आवाज़ अभी तक चलती आ रही है कि उसने आ की आवाज़ निकाली और वो पे जाके ख़त्म हो जाएगी, और जो बीच की है वो अभी हम सुन रहे हैं, जिसको हम अनहद नाद कहते हैं। क्योंकि जब कुछ था ही नहीं, व्हेन एवरीथिंग वाज नॉन एग्जिस्टेंट, एक कॉस्मिक सूप था बेसिकली, कोई लाइट नहीं थी, कोई स्टार्स नहीं थे, कोई गैलेक्सीज प्लैनेट्स कुछ भी नहीं था, तो देयर वाज नो पर्टिकुलर थिंग, इट वाज नथिंग, देयर वाज नो थिंग देयर। तो अगर कुछ था ही नहीं तो आपस में टकरा नहीं सकता, अगर टकरा नहीं सकता तो स्ट्रक साउंड नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको अनस्ट्रक साउंड कहते हैं। कि ये क्रिएशन की आवाज़ आज तक चलती आ रही है। अब ये एक्सपीरियंस करना कितना इजी है, जब आप एक शांत कमरे में बैठते हो तो आपके कान में सीटी बजती है, राइट। वही है, इट इज़ द सेम कि अगर तुम एक साइलेंट रूम में हो तो वो सीटी कहाँ से आई, एब्सोल्यूट वैक्यूम, एब्सोल्यूट साइलेंट रूम के अंदर वो सीटी कान में कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली जितने हमारे योगी हैं तो वो उस साउंड के ऊपर फोकस करते हैं। जब तुम उस वो ऐसे ची आवाज़ चलती रहती है, तुम उसके ऊपर जैसे जैसे फोकस करने लगो वो उसका विस्तार होना स्टार्ट होता है। कि जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इसको 10x की स्पीड पे चलाओगे तो ची आवाज़ जाएगी या कुछ ऐसे जाएगी, बट जब आप इसको स्लो करोगे, फोकस करोगे इसके ऊपर, तो एकदम से स्लो हो जाएगा, स्लो मोशन हो जाएगा, चीज़ विस्तार होगा और उसके अंदर से मंत्र निकलते हैं। तो मंत्र दो तरीके से जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। एक है देख के, कि आपने सुना होगा कि ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये मंत्र देखे, इसका दिखे दर्शन किया, उनको, उनको हाँ, दिखे उनको, हाँ। तो वो इस आँख से नहीं देख रहे हैं, वो अंदर की आँख से उसको देख रहे हैं, जिस अंदर की आँख को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन या फोकस, कॉन्शियसनेस भी कह सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन और फोकस उसके काफ़ी क्लोज है। कि जब आप बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो वो आपको दिखने लगती है अपने मन की चेतना में। तो उस तरीके से वो मंत्र निकालते थे और वो मंत्र हमें पास ऑन करते थे, और जिन बट मंत्रों को हम अभी पढ़ रहे हैं। ये स्किल आता कैसे है इवेंचुअली? आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, द मोर यू मेडिटेट द मोर यू गेट इनटू इट। नहीं, मतलब इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा, देखो जो लोग पद्धति से चलते आ रहे हैं, जो अलग अलग स्कूल्स हैं और वहाँ पर वो इनिशिएट होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा है और उस तरीके से चल रहे हैं, उनका गोल है मान लो चांद तक पहुँचना या एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुँचना। आम बंदे का गोल है यहाँ से दिल्ली तक जाना, दूर नहीं जाना हमें। तो उतनी फोकस, उतनी प्रैक्टिस, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रियलाइजेशन इज़ वेरी इजी। जो भगवान शिव ने 108, 112 जो तरीके दिए हैं अपने शिव सूत्र के अंदर, हर एक सूत्र तुम्हें वहाँ ले जाएगा। इट विल टेक यू टू रियलाइजेशन, बट इट वोंट टेक यू टू कंट्रोल द एक्चुअल सिद्धि। कि आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत है। रियलाइजेशन इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कि अनहद नाद सुनना बहुत आसान है, खाली कमरे में, शांत कमरे में बैठ जाओ। उसमें से मंत्र निकालने के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ, तो मंत्र देखने या समझने के लिए आपको सिद्धि चाहिए। तो बेसिकली दिस वाज द इंसेप्शन ऑफ द वेदास, राइट, ऋग वेदा। क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि ये मंत्र ऋषियों को दिखे और वो दिखने के बाद उन्होंने वेद लिखे, राइट, दैट इज द लिंक दैट वी आर ट्राइंग टू मेक। सो इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे में दो तरीके के शास्त्र हैं, एक है स्मृति, एक है श्रुति। स्मृति जो हम याद रखते हैं, जैसे कहते हैं स्मरण, और श्रुति है जो हम कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं मतलब ये साउंड है, ये सारे मंत्र हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, इस माइक की एक आवाज़ है, माइक गलत एग्जाम्पल है, इस टेबल की एक आवाज़ है। बेसिकली एवरी फॉर्म हैज़ अ वाइब्रेशनल ग्राफ, कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से उसके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्म स्टेबल है। ओके। वाइब्रेशन को आप साउंड भी कह सकते हो, क्योंकि वेर एवर देयर इज़ अ वाइब्रेशन देयर इज़ अ साउंड, चाहे वो ही क्यों ना हो, बट उसकी एक साउंड है। जब भी आप किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो कहते हैं कि यार ऐसा है कि ये पेंटिंग देखी, वो तो बोलने लगी। तो पेंटिंग बोलने लगी, या किसी का कुछ बनाया हुआ सामान है वो बोलने लगा, या आप पेड़ को देख रहे हो और पेड़ बोलने लगा, या पहाड़ बोलने लगा, तो एक्चुअली में उसका मुंह खुला और वो बोलने नहीं लगा। आपको उसकी साउंड समझ में आ रही है कि उसकी साउंड किस तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल,
जब अभी हम सांस लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर रिदम पर सांस ले रहे हैं, 30 के आसपास होगी आई थिंक, फैक्ट करेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर चेक करके। 30 से 35 सांस हम लेते हैं, या 16 से 18 हम सांस लेते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट। अब इस 16 से 18 को अगर हम थोड़ा सा कम कर दें और हम 10 से 12 तक ले जाएं, तो हमारा मन शांत हो जाता है एकदम से, हमारा हार्ट रेट रेगुलेट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हमारा हार्ट रेट और हमारा थॉट प्रोसेस इंटरलिंक्ड है हमारी ब्रीदिंग से। कभी भी अगर आप देखोगे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी सांस टूटी टूटी चलेगी, टूटी का मतलब इस तरीके से आपकी सांस चलेगी। उस टाइम पे मतलब आपका जो पूरा जो इमोशनल सूप है वो डिस्टर्ब हुआ है, आप एजिटेटेड हो। बट जब भी आप एकदम काम एंड कंपोज्ड होगे, जैसे आप सो रहे हो, तो आपकी सांस धीमे चलेगी और एक रिदम में चलेगी, लंबी आएगी और लंबी सांस छूटेगी और बीच में एक गैप आएगा। तो अगर आप 10 से 12 कर लेते हो, आप काम एंड कंपोज्ड हो जाते हो। अगर आप 6 से 8 कर लेते हो, तो आपको सारे जितने पशु पक्षी हैं उनकी बातें समझ में आने लगेंगी। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको उनकी बातें समझ में आने लगेंगी? कि जब आप इस लेवल पर काम हो जाओगे कि आप 10 सेकंड में एक ही सांस ले रहे हो, तो आपने वो मूवी देखी होगी वांटेड, एंजेलिना जोली वाली। हाँ, जिसमें तो वो उसके अंदर गोली मारने का अलग स्टाइल हाँ, होता है उनका। करेक्ट। जेम्स मैकअवे करके बंदा है ना वो। मेरे को तो एंजेलिना जोली याद है बस। अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? मैं पंडित नहीं हूँ। तो वांटेड मूवी के अंदर अगर आप देखो, तो उस बंदे को जो वो फोकस करता है, उसको बोला है कि एक हाउस फ्लाई है, उसके पंख पे गोली मारनी है। इतनी सी मक्खी, उसके पंख के ऊपर गोली मारनी है। तो वो ट्राई करता है, नहीं होता। उसके बाद उसका हार्ट रेट एकदम से बहुत तेज़ हो जाता है, उसको ब्रेथलेसनेस होने लगती है और पूरी दुनिया स्लो मोशन में हो जाती है। फिर उसको मक्खी के पंख भी जो है वो बहुत धीमे धीमे हिलते हुए नज़र आते हैं। गोली मारता है, पंख टूट जाते हैं, मक्खी जिंदा है अभी भी। सेम लॉजिक बेसिकली, कि जब आपकी सांस धीमी हो जाती है, आपका हार्ट रेट धीमा हो जाता है, आप स्टिल हो जाते हो। हार्ट रेट धीमे होने का मतलब है हमारी बॉडी में आज की डेट में आज की डेट में क्या, हमेशा से ही जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है वो है आपका हार्ट। अगर आप कभी भी ध्यान लगाने के लिए बैठोगे और आप रीजनेबली शांत हो, तो आपको फील होगा कि ये कितनी बड़ी डिस्टर्बेंस है, और ये जो सांस आप ले रहे हो कितनी बड़ी डिस्टर्बेंस है। कि आपका जब हार्ट पंप करता है ना, तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है। जब आप बिल्कुल स्टिल बैठे हो, रीजनेबली स्टिल बैठे हो, हार्ट रेट के साथ आपकी बॉडी हल्की सी रॉक करती है। जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, उसकी एक आवाज़ आ रही है। अभी आप अपनी सांस की आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, बट जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठोगे या शांत बैठोगे कहीं पे, किसी का इंतज़ार करते हुए अक्सर ये होता है कि अगर आप बिल्कुल बिना एक्सपेक्टेशन के आप ईयॉन्स तक किसी का इंतज़ार कर सकते हो, तो वेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, इट्स वेरी मेडिटेटिव। तो आपको अपनी सांस सुनाई देगी, तो आपको अनहद भी सुनाई देगा, और तब आपको अपने हार्ट से जो वाइब्रेशन हो रही है वो भी सुनाई देगी, फील होगी। जब आप रीजनेबली शांत हो जाते हो, तो ये सब हार्ट उतनी ज़ोर से नहीं हिलाता, सांस की उतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं आती, और उतनी डिस्टर्बेंस बॉडी में एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो रहा होता है। तब आपको बाहर की चीज़ों में जो चेंजेस हैं वो फील होने लगते हैं। जब आप उसको और कम कर देते हो, अगर आप 4 से 6 पे उसको ले जाते हो, तो कहते हैं जितने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ये टेबल, कारपेट, पहाड़, पेड़ तो जिंदा है चलो, बट नदी, ये सब भी आपको इनकी बातें भी समझ में आने लगती हैं। जैसे रामायण में बोला, श्री राम खड़े हुए, उन्होंने कहा समुद्र देवता आओ और रास्ता दो। समुद्र देवता नहीं सुन रहे थे, तो वो किससे बात कर रहे थे? किसी से बात कर रहे होंगे ना। अगर कोई सामने से आया और किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी से बात कर रहे होंगे, उनको किसी की बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आप कहानी ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि आप सभी से बात कर सकते हो, सभी की बात समझ सकते हो। इसीलिए जो हमारे भोलेनाथ हैं उनको कहते हैं पशुपति। पशुपति मतलब वो जितने भी क्रीचर्स हैं उन सब के लॉर्ड ऑफ ऑल द क्रीचर्स, वो पशुपति हैं। तो वो सब, उनको सबकी बात समझ में आती है और सबको भोलेनाथ की भी बात समझ में आती है। इसीलिए एक पशुपति जो टेम्पल है उसके अंदर कार्विंग्स अलग अलग जानवरों की दिखाई है। सेम इसका काउंटर पार्ट एक विष्णु का भी है, भगवान विष्णु का एक गुफा है जहाँ पर कहते हैं कि विष्णु जी एक बार ही चले गए थे आराम करने के लिए,
और उनके पीछे पीछे सारे कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे और सांप और जानवर सब उनके पीछे पीछे गुफा में चले गए, और उसके ऊपर कार्विंग्स बनी हुई हैं गुफा के अंदर ओके। सारे जानवरों की। तो हम सब कुछ समझ सकते हैं, जो ये हमारे दिमाग की कॉग्निशन कैपेबिलिटी है, इट्स इमेंस। हम सोच भी नहीं सकते कि कितना कैपेबल है, बट हमें यूज़ करना नहीं आता कि इसका इस्तेमाल किया किस तरीके से जाए। बिल्कुल गलत तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। So meditation does help with that, मेडिटेशन like increasing your brain power और cognitive abilities. Meditation में कुछ help मिलती है इससे? भाई मैं जेन्युइन बताऊं तो मैं जैसे मेडिटेशन जैसे कहते हैं, मैंने तो नहीं करी कभी। मतलब उसको हो गए 6-7 साल, हो गए 8 साल कि मैंने अपना काम स्टार्ट किया था यहीं गुड़गांव में। एक मेरा फ्रेंड है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो मैं उसके घर पे बैठा था, वो उसकी वाइफ, उन्होंने कहा कि हमें जाना है कहीं मार्केट में, 2-3 घंटे में आएंगे। अब मैं बैठ के अपना कुछ लैपटॉप पे काम कर रहा था, मुझे लगा कि अब काम करने का मन नहीं भी कर रहा और सोने का भी मन नहीं कर रहा, तो मैं, अच्छा पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था, मैं चौकड़ी मार के सोफे पे बैठ गया आंखें बंद करके। 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद करके बैठा हूँगा मतलब मेरे हिसाब से। घंटी बजी, मैं दरवाज़ा खोला, अब शाम के 7:30 बज रहे, वो 5 बजे गए थे। मैं दरवाज़ा खोला, वो दोनों अपनी शॉपिंग करके वापस आ गए। तो मैंने कहा कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तो 5 मिनट या ये सामान। तो उसने कहा भाई बाहर देखिए ज़रा, तो 2 सूरज घंटा ढल हो चुका चुका था, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। तो मुझे बड़े मज़े आए, मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है हिसाब किताब। तो उस टाइम वो एक पीरियड ऐसा था कि मैं कहीं पर भी आंख बंद करके बैठ सकता हूँ कितने भी टाइम तक, कि अगर मेरा पैर सो रहा है या मेरा हाथ सो रहा है, वो मेरे को बॉदर नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, या मेरी गर्दन नहीं झूल रही है। मेरी गर्दन सीधी है तो मेरी गर्दन सीधी ही है, बाकी सारा शरीर सो चुका है। तो उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये क्या हो क्या रहा है। तो रात को सोने से पहले मैं अपनी पूरा नहाना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि बॉडी के ऊपर इरिटेंट्स अगर लगे हों तो उतना ईजी नहीं होता, वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो रात को नहा के कुल्ला करके आराम से आप अपने बेड पे शवासन में लेट जाओ, सीधे लेटे रहो, अपनी ब्रीदिंग को जितना स्लो और डीप कर सकते हो उतना करते रहो। थोड़ी देर बाद आप रियलाइज़ करोगे कि आपका दिमाग ना आपको लेके जा रहा है कहीं, सॉर्ट ऑफ सपने जैसा, कि एक आंखें बंद करके आंखें बंद करके सोने की तैयारी है, कि आपका दिमाग बार बार आपको कहीं लेकर जा रहा है, कि वो एक सपने जैसा थॉट चलाएगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर आपको होगा अच्छा मैं तो लेटा हुआ हूँ, मैं तो अभी सोया नहीं हूँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ। थोड़ी देर और बीतेगी, आपको अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे ना टिंगलिंग होने लगेगी, जैसे मन करेगा कि मैं पैर को झटका मारूं या अपने हाथ को झटका मारूं, किसी तरीके से मूव हो जाऊं हल्का सा। तो पहले पैर में होगी, थाई में होगी, गले में होगी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में टिंगलिंग होनी स्टार्ट होगी कि मैं झटका मार के इसको ख़त्म करूं। वो आपको नहीं करना, आपको तब भी उसको लेटे रहना है, आराम से उसको सबसाइड होने देना है। जब आप इसको क्रॉस कर लोगे, आपकी बॉडी सॉर्ट ऑफ पैरालाइज हो जाएगी, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ताकि तुम अपने ड्रीम्स को एक्ट आउट ना करने लगो। ओके। कि अगर सपने में तुम किसी का मर्डर कर रहे हो तो उठ के असली में ना मारो किसी को, इसलिए बॉडी पैरालाइज हो जाती है कि तुम बस जियो बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। तो जो बॉडी में टिंगलिंग हो रही है वो ब्रेन चेक कर रहा है सोया नहीं सोया, क्योंकि ब्रेन को पता चलता है कि इफ यू रिएक्ट दैट मींस तुम नहीं सोए हो, अगर तुम रेजिस्ट कर जाओगे उस सेंसेशन को तो बट वो रेजिस्ट वैसे नहीं करना। ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये सो गया? ब्रीदिंग से। अगर तुम अपनी ब्रीदिंग को पीरियोडिक रखोगे, उसी तरीके से मैनेज करके रखोगे, तो ब्रेन को लगेगा सो गया ये, बट चेतना अभी भी चल रही है, आप अभी भी कॉन्शियस हो। वैसे तो सोने के बाद भी रहते हैं, बट जो भी आपकी अवेयरनेस अभी भी है। तो ब्रेन चेक करता है इधर उधर, स्टिक मार के टेस्ट करता है कि सोया उठा है। जब उसको लगता है कि हाँ सो गया, वो केमिकल रिलीज करता है, पूरी बॉडी पैरालाइज है। उसके बाद इसको कहते हैं कॉन्शियस स्लीप। इसके अंदर ल्यूसिड ड्रीम्स भी कर सकते हो, इसको तुम योग निद्रा भी कह सकते हो। अब लोग जो प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई भाई मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना मैंने कोई कोर्स किया, ना मेरे को किसी ने सिखाया, बट इतना ज़रूर पता है कि इसी को योग निद्रा कहते हैं। कि अगर आप कॉन्शियसली सो रहे हो और आप जागे भी हो और आप सो भी रहे हो, कि शरीर पूरा
आराम कर रहा है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन, पूरा फिजिकल बॉडी आराम कर रहा है, बट आप जागे हुए हो। तो जो लक्ष्मण जी थे जो कहते हैं 14 साल तक नहीं सोए थे, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये करते होंगे। ओके। और जो विष्णु जी हैं जो हमेशा अपने आदिशेष पे लेटे हुए हैं, वो भी योग निद्रा के अंदर ही हैं, वो आराम से लेटे हुए हैं। ही इज़ वेरी अवेयर बट ही इज़ रेस्टिंग, कि वो एक्ट करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो अदरवाइज ही इज़ रेस्टिंग। तो क्योंकि मैंने कोई और मेडिटेशन वगैरह तो मैंने की नहीं, जो मेरे को जितना समझ में आता है कि अगर आप अपनी ब्रेथ के साथ खेलना सीख जाओ, उसके बाद गेम खत्म है, कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो स्ट्रेस एट ऑल। आपको गुस्सा, आपको घबराहट, आपको एंग्जाइटी, जो भी चीज़ आप बोल लो, एवरीथिंग, अगर आप अपनी ब्रेथ रेगुलेट कर ली तो इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाओगे। अगर आपको गन पॉइंट पे भी किसी ने रखा हुआ है तो भी कुछ नहीं, मतलब आपका हार्ट रेट तेज़ नहीं होगा बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से। मेरा ध्यान ये है। मैंने जो अपने इंस्टाग्राम का भी हैंडल रखा, वो साधो रखा, साधु नहीं रखा। साधु नाउन है, जो साधना करता है वो साधु है। साधो वर्ब है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान साधो, साधो, करेक्ट। अपना ध्यान साधो। मैं साधो नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि साधो अपना ध्यान। जहाँ पर भी तुम अपना ध्यान साधोगे, वो चीज़ तुम्हारे सामने फ्लावर होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो खिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा उसमें क्या हो रहा है। करेक्ट। हम यहाँ पहुँचे कैसे? हम भाई सिविलाइजेशंस की बात कर रहे थे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया तो हमने कवर कर लिया, ठीक है, मोर और लेस इट्स अबाउट द एबोरिजिनल्स, कि उनका डीएनए कैसे मैच खाता है इंडियंस के साथ। और इनफैक्ट आजकल ये इफ़ समबडी फॉलोज रग्बी, तो रग्बी में कुछ रील्स आ रही हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ये जो आई थिंक इनका हाका कल्चर कहते हैं उसको, जो न्यूजीलैंड का अपना जो कल्चर है, उसमें जो वहाँ के क्योंकि न्यूजीलैंड इज ऑन द सेम आइलैंड ऑब्वियसली, माओरीज, या बेसिकली व्हाट दे डू, ये अपना कॉन्टिनेंट तो सेम ही है इनका, ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, तो उनमें कितनी सिमिलैरिटी है आई हैव नो आइडिया। बट ये न्यूजीलैंड की जो रग्बी टीम है ना, दे आर नोन फॉर डूइंग दिस sort of gestures, और वो कुछ तो दे परफॉर्म समथिंग विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल इन देयर कल्चर, और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, एंड दे मेक दीज फेशियल एक्सप्रेशंस। बट फ़नी चीज़ उसमें मेरे को ये लगती है कि ये जो वहाँ के एबोरिजिनल्स हैं, या जो वहाँ के एक्चुअल मूल निवासी हैं न्यूजीलैंड के, वो तो चेहरे से समझ आ जाता है कि हाँ भाई दीज, क्योंकि थोड़ा बहुत वो इंडियंस और नेटिव अमेरिकन्स का जो लुक होता है, वो उससे यू कैन आइडेंटिफाई कि ये लोग सेम लोग हैं। बट जो न्यूजीलैंड के जो गोरे लोग वहाँ गए हुए हैं, दे वो ऑल्सो काइंड ऑफ एसिमिलेटेड, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, बट they are not able to create that impact while doing those movements which the original habitants of these New Zealand और Australian teams are able to, क्योंकि उनका वो है innate, उनके blood में है, उनके DNA में है, they are able to create those facial expressions. I just wanted to highlight it, क्या ज़बरदस्त कल्चर है। अब जैसे आपने बोला कि हमने ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिया, तो बाकी ये कनेक्शंस में हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि यही नाउ आई आइडेंटिफाइड दिस डॉट। लेंस मेरा क्लियर है, भारतीय वाला। आपने मेरे को एक डॉट दिखाई, मुझे इसमें क्या समझ में आया, मुझे इसके अंदर समझ में आया तंत्र। तो जो तंत्र, वो हमारे भोलेनाथ, तो वो तंत्र का सोर्स है। सब कुछ उन्होंने ही सिखाया हमें। वो हमारे गुरु भी हैं, पिता भी हैं और दोस्त भी हैं। तो उन्होंने हमें ये सारा का सारा तंत्र दिया। अगर आप कभी किसी तांत्रिक को देखो कोई एक्टिविटी करते हुए, तो वो ना बड़े सारे हैंड जेस्चर्स करते हैं, मुद्रा बनाते हैं, हाथ आगे पीछे करते हैं, ब्रेथ लेते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करते हैं, कुछ सामान बनाते हैं, जिससे कुछ ट्रिगर होता है, एक्शन ट्रिगर होता है। मुझे ये देख के उतना ही समझ में आया कि ये आवाहन हो रहा है, इनका कोई अपना देवी देवता होगा या गार्डियन, कोई एंजल, कुछ उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, जिसका डेटी होगा कोई, हाँ, जिसका ये आवाहन इन्वोक कर रहे हैं, करेक्ट। इन्वोक और आवाहन एक ही चीज़ है ना, करेक्ट। उनको बुला रहे हैं बेसिकली, निमंत्रण देके कि आइए आप। तो वो मुझे समझ में आया, अगर ये मुझे ये समझ आया, हाँ, कि मेरे को पता नहीं क्या सिग्निफिकेंस इसका, उसमें जाएंगे हम। क्योंकि जब भी आप उग्र कोई एक्शन करते हो ना, उग्र का मतलब एक्सट्रीम,
जब भी आप कोई उग्र एक्शन करते हो तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है बहुत सारी। और ये डेटीज जितने भी स्ट्रॉन्ग डेटीज हैं वो उनको एनर्जी रिच इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपनी वाइब्रेंसी फैलाने के लिए। जैसे आप देखोगे कि देवी मंदिर जो होते हैं, आप ही का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसके अंदर देवी मंदिर के अंदर बलि प्रथा है। तो उसके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि एक जीवात्मा निकलेगी जब शरीर से, इतनी एनर्जी रिलीज होगी जिससे देवी प्रसन्न होंगी। बेसिकली डेटी नीड्स दैट। अब उनकी वोल्टेज ज़्यादा है। जैसे हम अपने टेम्पल्स को कहते हैं यंत्र। यंत्र का मतलब है मशीन। तो मंदिर अगर यंत्र है तो उसके अंदर जो हम एनर्जी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो वोल्टेज हो गई बेसिकली। तो हाई वोल्टेज पावर वाले सॉकेट में लगाना पड़ता है उसको बेसिकली। जो ये तंत्र वाले हमारे डेटीज हैं कुछ जिनको बलि चढ़ती है, उनको पावर सॉकेट में लगाना पड़ता है, उनकी वोल्टेज ज़्यादा है। तो इसलिए कभी बलि दो या चीखो चिल्लाओ या बहुत ही ज़्यादा उग्र डांस करो, जैसे शिव तांडव स्तोत्रम उसके अंदर, या शिव तांडव जो डांस है बेसिकली ये उग्र है, इसमें एनर्जी रिलीज है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर मैथुन भी इंक्लूडेड है बेसिकली, तांत्रिक सेक्स जिसे कहते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि वो कॉन्शियस एक्टिविटी है एक। तो उसके अंदर बड़े सारे मंत्र उच्चारण वगैरह भी करने पड़ते हैं, बट वो एक एनर्जी रिलीज करती है पीक पे। वो इतनी एनर्जी रिलीज करती है कि उससे एक नई लाइफ क्रिएट हो सकती है। बीज जो है, जो सीड है, वो एक नई लाइफ क्रिएट कर सकता है। इतनी एनर्जी हम उससे रिलीज करते हैं। वही मेरे को ये वीडियो देखकर समझ में आया कि ये अपने डेटी का आवाहन कर रहे हैं कि आप आओ और हमारा साथ दो, हम आगे बढ़े, जीते ये गेम। ये स्पेक्यूलेशन है, बट जो मैं अभी पढ़ रहा था उसमें ये ज़्यादा ब्रॉडली तो मैंने पढ़ा नहीं, बट आई थिंक गूगल पे यही लिखा है कि दिस इज़ टू चैलेंज योर अपोनेंट बेसिकली, दिस इज़ टू इंटिमिडेट योर, बट कुड लाइक later तो नहीं, early years में this could have been a way to invoke as well, मतलब क्योंकि उस तरह का फीलिंग आता है इससे। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जैसे इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी फेस ऑफ है, अब यहाँ पे हमारे जो भारतीय जवान हैं वो कहते हैं हर हर महादेव, और वो बढ़ते हैं आगे। Correct. या कुछ बोलते हैं जय श्री राम, कुछ कहते हैं जय बजरंग बली। एक तरीके से अगर देखो तो इट्स अ वॉर क्राई, इंटिमिडेट करने के लिए है। दूसरे तरीके से देखो तो ये इन्वोकेशन है। करेक्ट है। तीसरे तरीके से देखो तो ये सिर्फ रिलीज ऑफ एनर्जी है। अब वो रिलीज ऑफ एनर्जी भी इंटिमिडेट कर देती है। जैसे एक छोटा सा जानवर है, उसको कहते हैं वुल्वरीन। वो भालू को मतलब मारता है पकड़ के, इतना सा जानवर है। और भालू कितना बड़ा होता है, एक्सट्रीमली अग्रेसिव एनिमल, एक्सट्रीमली अग्रेसिव, और भगते हैं सब जब वुल्वरीन को गुस्सा आता है। तो वो एनर्जी रिलीज करता है, वो अपना फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे निकालता है, एमिट करता है उतनी एनर्जी बाहर कि तुम आओ मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिकली। और यही अलग अलग तरीके हैं जितने, अगर हमारा भरतनाट्यम जो है हमारी डांस फॉर्म, या कुचिपुड़ी है, या जितने भी हमारे डांस फॉर्म्स हैं, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। ये एनर्जी रिलीज ही कर रहे हैं, अलग अलग अपनी एडी ज़मीन पे पीट के, या अलग अलग जेस्चर्स बना के बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स एक्टिवेट कर रहे हैं जिससे उतनी एनर्जी रिलीज हो, वो एक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जो देखकर मेरे को समझ में आया। अब लिखा क्या है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है दिस इज एब्सोल्युटली क्रैप, और जो मैं बोल रहा हूँ उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, बट जो मुझे समझ में आया। नहीं, आई थिंक हो सकता है उस तरीके का कुछ इसका बैकग्राउंड हो सकता है, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट। बट ठीक है, ये तो चलो एक एनेक्डोटल चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आई कि बहुत कल्चरली इनवाइब्ड है ये उन लोगों के अंदर। तो हाँ, ये हमने अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पूरा कवर कर लिया भाई। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा ग्रीक सिविलाइजेशन की ओर। मैं आपको बता भी रहा था शायद अभी कि मैं अभी एक बुक कंप्लीट करी मैंने, द डार्कनिंग एज बाय कैथरीन निक्सी। बहुत ज़बरदस्त बुक है, आई थिंक आई विल रिकमेंड एवरीवन इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ इट। इसमें ना बेसिकली व्हाट देव हाईलाइटेड इज द एट्रोसिटीज़। बेसिकली अगर आप लोगों को क्रिश्चियन क्रूसेड्स के बारे में पता है, जो इनिशियली व्हेन क्रिश्चियनिटी वाज कमिंग अप इन द 2nd and 3rd and 4th century, तो जो वहाँ पे ग्रीक और रोमन एम्पायर्स कैसे कोलैप्स हो रहे थे और कैसे ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है बेसिकली फ्रॉम
these indigenous cultures of Greek and Romans to completely converting into Christianity. So the book is about that, and it's a brilliant book. And my first and the biggest observation was whilst reading it was कितना similarity है in the destruction of the European ancient world, like Alexandria हो या रोमन जितने भी इनका जो इंडिजीनियस कल्चर था उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया है एब्राहमिक फेथ्स ने इनिशियली, राइट. जो क्रिश्चियनिटी, ऑल्दो क्रिश्चियनिटी बहुत रिफॉर्म हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिफॉर्म हुई है, बट उसकी भी जो क्वालिटीज़ थी, शुरुआती क्वालिटीज़ थी, कैसे डिस्ट्रक्शन करना है, क्या फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, यू कैन ड्रॉ सिमिलर, लाइक ड्रॉ multiple parallels to what has happened in India over the past 1000 years with respect to Islamic invasions. तो बहुत से similarities हैं उसमें, तो that is very fascinating. Right. तो अब ये I had Bharat Gupta sir last week as well. तो he is an expert on such subjects already. तो उनसे मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का पॉडकास्ट करूँ, बट आई ऑल्सो नो कि तुमको भी थोड़ा बहुत पता है, तो इसके बारे में बताओ कि ग्रीक सिविलाइजेशन या जो रोमन सिविलाइजेशन थी कैसे सिमिलर थी, क्या क्या what other similarities between these cultures and Indian culture. The only the difference is कि हम आज भी sustain कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. We are the only, I think, currently living civilization जो अपने अभी भी उन प्रथाओं को चला रही हैं जितना चला सकती हैं. बाकी तो जितने भी इंडिजीनियस कल्चर्स या रिलीजन थे वो तो सब ख़त्म हो गए, ठीक है ना. तो क्या सिमिलैरिटीज़ थी, और बहुत लोगों का ये मानना भी है, और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना, ओवर टाइम इवॉल्व हुए हैं उनके कल्चर्स, बट मोर और लेस वी आर द सेम पीपल. नाउ स्पेकुलेशन इज दैट दे केम इन इंडिया, बट अदर आर्ग्यूमेंट इज दैट इट वॉज अ आउटवर्ड्स माइग्रेशन from India to all these countries, to all these European regions, जो फिर आगे जाके अपने आप में अलग अलग कल्चर्स इवॉल्व हुए. तो क्या गॉड्स हैं जो सिमिलर हैं, क्या है वो सब बताओ यार. मैं आपको 2 स्टोरीज बताऊंगा, उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर आऊँगा जो आपने अभी पुट आउट किया. तो एक हमारे बाबा जी हैं, सदगुरु जी, ठीक है. तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि सदगुरु, अच्छा सदगुरु या कोई और आपके नहीं सदगुरु बाबा जी तो हैं, और हाँ, बाबा जी तो हैं, और क्या है वो. नहीं मुझे लगा भाई पहले कह रहे हो हमारे बाबा जी, तो भाई हमारे हैं, हमारे बाबा जी हैं. करेक्ट. तो एक हमारे बाबा जी हैं सदगुरु जी, ठीक है, सदगुरु जग्गी वासुदेव, हाँ जी, ठीक है. तो उन्होंने कहानी सुनाई हमें कि हमें मतलब यूट्यूब पे कि आदि योगी थे, वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, और फिर लोगों को लगा कि भाई ये कौन बंदा बैठा है. तो लोग देखते रहे, कुछ छेड़ते रहे, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे ध्यान में. फिर भीड़ लगनी शुरू हो गई कि भाई ये तो बंदा भूखा प्यासा बैठा है, तो उठ भी नहीं रहा, नो नेचर कॉल्स नथिंग, और ये तो बैठा हुआ है यहाँ पे. तो ऐसा लगता था कि मरा हुआ है. फिर आंसू निकलते थे थोड़ी थोड़ी देर में, तो पता चलता था नहीं मरा हुआ नहीं है, जिंदा है. फिर लोगों को लगा हाँ कोई बैठा होगा, सब लोग चले गए. 7 लोग रुके. उन्होंने कहा कि ये बड़ा अननेचुरल है और बड़ा सुपर ह्यूमन फीट है कि कोई बिना खाए पिए, बिना कॉल ऑफ नेचर अटेंड करे यहाँ बैठा हुआ है इतने दिनों से. तो उन्होंने वहाँ बैठे, वो बैठे रहे कई हज़ार साल. कहानी ये कहती है कि कई हज़ार साल बीत गए, वो वहाँ बैठे रहे. फिर भोलेनाथ ने आँख खोली, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बैठे हैं. उन्होंने कहा भागो यहाँ से, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं हमें जानना है. तो उन्होंने कहा कि चलो. फिर उन्होंने उनको योग समझाना शुरू किया. फिर कई हज़ार साल निकल गए समझाते समझाते. जब मैं बड़ा कंप्रेस कर रहा हूँ कहानी को, बड़ी लंबी कहानी है, सदगुरु की वीडियो देख सकते हो अगर देखनी है तो उसके बाद उनको सब सिखाने पढ़ाने के बाद जब उनको सब समझा दिया कि ये योग है, सारी उनको चीज़ें दे दी, तो उन्होंने कहा ऐसा करो जाओ. तो जाने लगे. तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा कुछ तो ऑफर करोगे. तो उन्होंने कहा कि हमारे इतने 1000 साल निकल गए, हम तो कोई काम धंधा किया नहीं, हम तो पहले आपके इंतज़ार में बैठे थे कि आप रिकग्नाइज़ करो कि हम बैठे हैं. फिर आपने हमें पढ़ाना स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो हमारे पास तो और कुछ है नहीं. तो अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने कहा कि आपने मुझे
जो इतने टाइम में सिखाया है, मेरी बॉडी में 16 रत्न है, अमूल्य रत्न, जेम स्टोन्स, तो मैं वो सब आपको ऑफर करता हूँ। बेसिकली 16 चक्र उनके एक्टिव हो गए थे, तो उन्होंने वो सब लिया और उनको अर्पित कर दिया। बाकी के भी जो 6 थे उन सब ने भी अपने 16-16 दिए, तो अब वो खाली हो गए। पहले भी खाली थे, पहले अनकॉन्शियस खाली थे, उसके बाद शिव जी ने उनको सिखाया, अब वो कॉन्शियस खाली हो गए। तो जब वो खाली हो गए बिल्कुल, उन्होंने सब कुछ अर्पित कर दिया, जो इकलौती उनके पास चीज़ रह गई थी, मैंने कहा अब जाओ, कि अब तुम मैं बन चुके हो, क्योंकि मैं खाली हूँ अंदर से, आई एम एब्सोल्युटली वॉइड एंड वैक्यूम, नाउ यू हैव ऑल्सो बिकम वॉइड एंड वैक्यूम, ना गो। तो उनको कहा कि तुम अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ। तो वो 7 जो सप्तऋषि थे वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में गए। 7 के ऊपर फिर से आएंगे 15 मिनट 20 मिनट हाँ। बाद। दूसरी कहानी क्या कहती है कि वैदिक काल में 10 राज्य हुआ करते, 10 क्लैन्स हुआ करती थी। तो माफिया फैमिलीज भी कह सकते हो, राज्य भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, क्योंकि क्लैन शब्द है तो मैं माफिया फैमिली के तरीके से सोचता हूँ। तो उनके अपने अपने राज्य थे, तो एक उनका 10 क्लैन्स का महायुद्ध हुआ, जिसको हम दशरजना कहते हैं। तो वो आपस में लड़े, आपस में लड़ने के बाद एक आधी क्लैन जीती और बाकी जो थे उन सबको बैनिश कर दिया कि यहाँ से निकलो। अब उसके अंदर सबकी अलग अलग टेंडेंसी थी, क्योंकि धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट तो हमारे सनातन में हमेशा से चलता है। तो कुछ मलेच्छ थे, कुछ अनार्य थे, कुछ आर्य थे, कुछ थे, कुछ थे, अलग अलग स्पेक्ट्रम पे, अलग अलग लेवल पे थे। कोई बिल्कुल अपने बारे में सोचता था, कोई अपनी फैमिली के बारे में, कोई अपने राज्य के बारे में, और कोई पूरे विश्व के बारे में। तो ऐसे वेरिएशंस थी। तो जो जीता उसने बाकी सबको बोला निकलो यहाँ से। तो वैसे ही सारी क्लैन्स, जो हारी हुई क्लैन्स थी, वो अलग अलग डायरेक्शंस में गई और अलग अलग जगहों पे वो बस गई। उनमें से एक क्लैन थी अलीना। तो अलीना क्लैन जो थी वो प्रेजेंट डे ग्रीस के पास जाकर वहाँ जाके बस गई। तो ये अलीना क्लैन के लोग धीरे धीरे हेलेनिक क्लैन बन गए। इसको हम हेलेनिक पीपल बोलने लगे। और इनके जितने देवी देवता हैं वो बेसिकली भारतीय या हिंदू या सनातन देवी देवता जो हैं उनके अलग नाम है। तो इनका जो सबसे बड़ा, इनके पैंथियन में जो सबसे बड़े देवता हैं वो है जूस पेटर। तो हमारे भारतीय जितने देवी देवता हैं उसमें एक वैदिक देवता है जिसको हम कहते हैं द्यावसपित्र। तो कहते हैं कि द्यावसपित्र जो है वो सभी देवी देवताओं के पिता हैं, उनको पितामह भी कहते हैं। भीष्म पितामह नहीं, वो अलग है। तो ये द्यावसपित्र सारे देवी देवताओं के पिताजी हैं। तो द्यावसपित्र और जूस पेटर काफ़ी फोनेटिकली काफ़ी सिमिलर साउंड करता है। फिर हमारे यहाँ पे द्यावसपित्र के पुत्र हुए जिनको इंद्र की उपाधि मिली। इंद्र कोई नाम नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है, इंद्र एक उपाधि है। इसलिए अगर वेदों में पढ़ो तो इंद्र को सबसे ऊपर बताया गया है कि ये बेस्ट है और ये सबसे सुप्रीमली पावरफुल है और ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। और उन्हीं को हम पूछते थे, इंद्र और अग्नि को हम मेजरली पूछते थे। इस मंडल में जो इंद्र बने हैं वो हैं थोड़े से इनसिक्योर आदमी, क्योंकि अलग अलग लोग बनते हैं। अब जो अगले मनवंतर, हाँ, इस मनवंतर के जो इंद्र हैं वो थोड़े से इनसिक्योर आदमी हैं। तो इंद्र एक उपाधि है, प्रधानमंत्री है बेसिकली। अब मोदी जी हमारे इंद्र हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल। तो इसीलिए जब वो पुराणों में कहानी आई, वेदों में तो बताया कि पोजीशन ऑल सुप्रीम पावर है, पर पुराणों के अंदर कहानी बतानी है तो उसको पर्सोनिफाई करना पड़ा। तो उपाधि हट गई और बंदा रह गया। ऐसे कह सकते हैं क्या कि हर मनवंतर में भी पुराण अलग अलग होते हैं, मतलब पुराणों के कैरेक्टर्स रीशफल हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि बेसिकली पुराण विल रिमेन वेद विल रिमेन द सेम। वेद कैन नॉट चेंज, वो उनकी नॉलेज इटर्नल है। वो वेद नहीं, वेद कोई नॉलेज नहीं है। वेद पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, फलाने सितारे की एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का हो या साउंड का हो। हवा की एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन या साउंड। चिड़िया, तोते, शेर, सेबर टूथ, डायनासोर, हर किसी की एक वाइब्रेशन है। और आग जलने की एक वाइब्रेशन है, बिजली कड़कने की एक वाइब्रेशन है। ये सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है।
तो ये सेम रहेगा, ये सनातन है, इनकी वाइब्रेशन सेम रहेगी। ये सारी वाइब्रेशन से मंत्र निकाल के वेद बने हैं, क्योंकि वो है श्रुति, विच नेवर चेंजेस, विच कैनॉट बी टैम्पर्ड विद, विच कैनॉट बी चेंज्ड, बिकॉज इंसान ने वो नहीं लिखा, ईश्वर ने वो लिखा हुआ है। दे आर लाइक लॉज ऑफ फिजिक्स, दे कैनॉट चेंज। ओके, तो वैसे है वो, ये पूरी क्रिएशन के लॉज हैं जो वेदों में लिखे हुए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स हमें समझाने के लिए, जैसे ये PhD लेवल की बात हो गई, ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू अ 4-year-old, तो आप उसको एक स्टोरी में पैक करोगे कि ये जो 7 सितारे हैं ना, ये सप्तऋषि हैं, ये सामने भोलेनाथ बैठे हैं, ये इनको कहानी सुना रहे हैं, देखो ये सारे सर्कल बना के बैठे हैं ना उनके आसपास, जैसे तुम सर्कल बना के बैठे हो। अगर कोई टीचर बच्चों को बोलेगी तो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए ये पुराण है। बेसिकली सारी वैदिक नॉलेज को लेकर उसको स्टोरी फॉर्मेट में जब बना दिया गया तो वो बन गई पुराण, सो दैट इट बिकम्स ईजिली अब्जॉर्बेबल। फिर इन पुराणों के अंदर से, जैसे अगर मैं भागवत पुराण एक निकालूं, भागवत पुराण के अंदर महाभारत आ गई, महाभारत के अंदर गीता आ गई, तो वो कॉन्सेंट्रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज, और वो ईजियर कहानी के अंदर आ जाती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि राम जी की अंगूठी उन्होंने ज़मीन में डाली और हनुमान जी अंदर गए। कभी आपने सोचा है कि अंगूठी क्यों डाली और अंगूठियों का ढेर क्यों लगा हुआ था? क्योंकि हमारी कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जिसके अंदर एक बात भी, एक शब्द भी बिना इंटेंशन के लिख दिया हो। तो क्यों बोला कि अंगूठी उतारी और अंगूठी ज़मीन के अंदर डाल दी? इसका मतलब ये है कि जो आपके आभूषण है, जो अंगूठी है, वो इट इज़ सिंबॉलिक, कि जो आपके आभूषण हैं वो रह जाएंगे, बंदा ख़त्म हो जाएगा। हर युग में श्री राम आते हैं, उनकी अंगूठी यहीं रह जाती है, राम चले जाते हैं बेसिकली, क्योंकि शरीर तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो चेतना आती जाती रहेगी, बट उनके आभूषण सब यहीं, उनकी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। इसलिए अंगूठियों का ढेर लगा हुआ है कि करोड़ों राम इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर समा चुके हैं और करोड़ों और आएंगे बेसिकली। हेलेनिक पीपल ये बने बेसिकली, तो ऐसे अलग अलग लोग बने। तो ज़ूस पेटर जो है वो द्यावस्पित्र का एक अभ्रंश है, अभ्रंश अच्छा शब्द है, अपभ्रंश। भाई ये पता नहीं, मैंने ठीक यूज किया है शायद इसको। मुझे नहीं पता, मैं तुमसे रेफरेंस ले रहा। तो अब द्यावस्पित्र के पुत्र हुए इंद्र, जो अभी इंद्र हैं। तो उनके पास जो इंद्र की शक्तियां हैं वो है कि उनके पास बिजली की शक्ति है, उनके पास एक वज्र है। अब वज्र कुछ लोग हथौड़े जैसा दिखाते हैं, कुछ लोग गदा की तरह दिखाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से उसको ऐसे त्रिशूल टाइप का बनाकर दिखाते हैं, कुछ ऐसे गुंबद सा होता है, नीचे एक हैंडल होता है, वैसा कुछ दिखाते हैं। और अगर आप थॉर, ग्रीक नहीं, थॉर तो नॉर्डिक चला गया। अगर आप ग्रीक हिस्ट्री के अंदर देखो, क्योंकि रोमन्स है चोर, रोमन्स का कोई कल्चर नहीं है। अच्छा, रोमन्स को हटा देते हैं, ग्रीक्स का कल्चर है। ओके। तो उन्होंने बेसिकली जब खा लिया ग्रीक्स को, तो उनकी सारी अच्छी चीज़ें पचा ली और अपना बना लिया, नाम बदल दिया। ओके। जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर तोड़ के कहते नहीं है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, वैसी। तो तो जो ज़ूस है, ज़ूस के पास भी थंडर, ही इज़ अ थंडर गॉड, और उनके पास भी एक ऐसा हैमर जैसा एक उनके पास अपना औजार है जिससे वो ये अपनी वील्ड करते हैं पावर सारी की सारी। उसी तरीके से और हमारे जितने डेटीज़ हैं वो सारे इधर मिलते जुलते हैं, कि जो इनका हेडीज़ है वो हमारे यमराज हैं। हेडीज़ के पास एक कुत्ता है जिसके 3 सर हैं, हमारे यमराज के पास 2 कुत्ते हैं, एक का नाम है शर्वरा, एक का नाम है श्यामा, और जो हेडीज़ का कुत्ता है उसका नाम है सरबरस। तो शर्वरा और सरबरस ये भी एक थोड़ी सी ऑल्टर करके फोनेटिकली बहुत सिमिलर है। जब रोमन्स ने हमला किया ग्रीक्स के ऊपर और उनको, उनका कल्चर ख़त्म किया, उनको ख़त्म किया, उन पर राज करना शुरू किया, तो उन्होंने हेडीज़ का नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया प्लूटो। ओके। तो प्लूटो को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यम ग्रह। अच्छा।
तो कहानी वही है, हम उसको यम कहते हैं, फिर वो हेडीज बना, फिर वो हेडीज का प्लूटो बना, और हम प्लूटो को यम ही कहते हैं बेसिकली। तो इसीलिए रोमन कैथोलिक्स भी हो गए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की मजबूरी में अपनाई। खैर उसको बाद में करेंगे हाँ, discuss। वो तो सारा जो मैंने बुक बताई है ना, हाँ। उसमें पूरा विस्तार स्वरूप सब है। तो अब जो उनके समुद्र देवता हैं ग्रीक्स के, उनका नाम है पोसाइडन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पोसाइडन जब रोमन्स ने हमला कर दिया ग्रीक्स के ऊपर, तो जो पोसाइडन था उसका नाम चेंज करके बना दिया नेपट्यून। और हम नेपट्यून को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वरुण। अच्छा। तो हमारा जो समुद्र देवता है वो वरुण है, वरुण देव। तो बड़ा इजी है ये देखना कि ये हमारे ही देवी देवता थे, जो इन ये जो क्लैंस अलग अलग गई जगहों पे, वो कल्चर ले गए, फिर वहाँ पे फोनेटिक्स चेंज होते हैं, धीरे धीरे त्रुटियाँ आती हैं बातों के अंदर, ध्वनियों के अंदर भी, और लैंग्वेज इवॉल्व करके चेंज हो जाती है, बट स्टोरी सेम रहती है कि ज़्यूस ने एक बहुत बड़े से नाग को मारा, इंद्र ने एक बहुत बड़े से नाग को मारा, उसने जिससे लड़ाई करी इन्होंने भी उससे लड़ाई करी। और ग्रीक हिस्ट्री माइथोलॉजी के अंदर, वैसे तो वो भारतीय इतिहास है पर ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी हम कह सकते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जो उनके देवी देवता हैं, वो एक अम्ब्रोसिया नाम की ड्रिंक होती है, वो पी के इमॉर्टल हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे समुद्र मंथन में अमृत निकला था, और वो अमृत पी के सारे देवी देवता इमॉर्टल हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सिमिलर है दोनों की स्टोरीज। रोमन्स ने आकर केवल इनके ऊपर अपना अधिकार जमाया और इनकी ज़मीन ले ली, इनके ऊपर राज करना स्टार्ट किया, इनका सारा जितना सामान, इनकी पार्लियामेंट वगैरह वो सब ध्वस्त कर दी, सब खत्म हो गया। सेम स्टोरी यूरोप में ट्रैवल करती हुई जाती है और नॉर्डिक कल्चर के भी अंदर आती है, और जो थॉर हमारा है वो भी बेसिकली इंद्र ही है। ये बेसिकली भारतीय कहानियों को अंग्रेजी लाली लिपस्टिक लगा के भारतीयों को दोबारा दिखाया जा रहा है। हमें लगता है कि क्या चीज़ है। मार्वलस। हाँ, मार्वलस हो गया ये एकदम से। तो सब कुछ सोर्स यही है। That is the end of part 1 of our conversation with Parikshit. Please stay tuned for part 2.